हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू करंट क्रिकर्स। और आप सभी का स्वागत है करंट क्रिकर्स पर। और आज हम डील करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हाल ही में आपको पता है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन इंडिया के दौरे पे थे। इमानुएल मैक्रोन इंडिया के दौरे पे थे और उससे ये उतनी बात इंपॉर्टेंट है जितनी यूएस के प्रेसिडेंट और रशिया के राष्ट्रपति यहाँ इंडिया विजिट करते हैं या चाइना का राष्ट्रपति इंडिया विजिट करता है। वो सेम ही सिनेरियो है और वो उसी कद का ये नेता है जिसका नाम है इमानुएल मैक्रोन। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या क्या स्ट्रेटेजी हुई, क्या क्या डील्स हुई, तो हम टॉप 10 जो डील्स हुई इंडिया और फ्रांस के बीच में उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया का आने वाले समय में रशिया का जो रिप्लेसमेंट के रूप में माना जाता है वो फ्रांस माना जाता है। और ये देश हमेशा अपने साथ खड़ा है और हर एक मौके पे इंडिया का साथ दिया है, ठीक है। और इन्होंने इंपॉर्टेंट हम रफाल जेट्स जो इंडिया की आज सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वो भी इनसे ही हमने खरीदा। और बहुत सारी ऐसी डील्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आप उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे तो ये चीजें समझ पाएंगे। तो हम इंडिया और आज फ्रांस का जो रिलेशन है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ था, फरवरी 17 से 19 2 दिन के विजिट पे थे कौन, मैक्रोन। और इनका कौन सा विजिट था, फोर्थ विजिट था इंडिया का। तो ये सबसे पहले कहाँ आए थे, बॉम्बे। अब मुंबई आने का मतलब, कोई भी जैसे डिग्निटरीज बाहर से आता है ना, वो उसके मतलब जो उसकी रणनीति होती है वहां से वो बता देता है कि मेरा इंटेंशन क्या है। तो इन्होंने आते ही सुबह सुबह जब पहले दिन लैंड किया, दूसरे दिन सुबह मरीन ड्राइव पर सुबह जॉगिंग की और ह्यूज पीआर मोमेंट ले लिया। अब जॉगिंग करने का मतलब एक ही सीधा साफ है कि इंडिया बहुत एकदम क्लीन कंट्री है और इंडिया एकदम सेफ कंट्री है। तो यहाँ कोई भी आराम से आ सकता है, सुबह घूम सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पब्लिक है, ये वो सब चीजों को दरकिनार करते हुए एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और आने वाले समय में इंडिया देखी जाएगी और सारे जो ये डोनाल्ड ट्रंप, ये जो जितने बड़े नेता हैं वो आपको यहाँ ऐसे ही दौड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडिया का कमाल है। मुंबई में मोदी मैक्रोन की बायलेटरल स्टॉक हुई, वो कहाँ हुई थी, लोक भवन। लोक भवन की क्या है, ये जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनका ही रेजिडेंस है, ठीक है। उसमें इनकी हुई थी बायलेटरल टॉक्स। और इस बायलेटरल टॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था वेमगल, कर्नाटका जो कोलार में है। वहाँ H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का इन्होंने इनोग्रेट भी यहीं से किया था। अब H125 डील क्या थी, इसको भी हम आगे के डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद फरवरी 18 को इन्होंने न्यू दिल्ली में जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट किया होगा। अब एआई इम्पैक्ट समिट का सब नाम सुनते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी याद आती है। तो वो एक हो सकता है कि एक उसका नेगेटिव पॉइंट था, पर उसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, उनको भी हमें बात करनी चाहिए। वो बिल्कुल एक 100% में मान लो 0.01% भी नहीं था, ठीक है। लेकिन सारी वो हाईलाइट तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खींच ली थी। ऐसा नहीं है सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी वहां आई थी, वहां सुंदर पिच्चे भी आए थे, वहां मार्क एल्टमन भी आए थे, ठीक है। तो बहुत सारे ओपन एआई के जो संस्थापक थे और सत्य नडेला और जितने बड़े थे और फ्रांस के राष्ट्रपति भी वहां देखने को मिले थे। तो वो बहुत एआई इम्पैक्ट का क्या क्या था, उससे क्या क्या इंडिया को मिला है, तो वो चीजें भी हमें अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडिया के साथ G7, G20 और इंडो पैसिफिक के सभी फॉर्म्स पर कोऑर्डिनेशन इन्होंने तय किया। अब मुंबई फर्स्ट की इनकी रणनीति क्या थी, पहली बार दिल्ली की जगह मुंबई से इंडिया का विजिट शुरू किया। दिल्ली नहीं आके डायरेक्ट बॉम्बे से इन्होंने स्टार्ट किया। और मुंबई क्या है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। और फ्रांस का इकोनॉमिक फोकस क्लियरली यहाँ से सिग्नल करता है कि हम बिल्कुल बॉम्बे के साथ एक हाथ से हाथ मिला के, बॉम्बे और पेरिस मतलब वो आगे उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं जहां फाइनेंशियल कैपिटल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जो मरीन ड्राइव पे जॉब थी वहां से दिखा दिया गया कि दूसरा घर मेरा बॉम्बे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप में अच्छे विजिट सिग्नल्स थे और यहाँ से तय होता है कि एक नेता कितना पॉजिटिव है टुवर्ड्स द इंडिया, ठीक है। तो इनकी रिलेशन जो इंडिया की है वो यूनिक क्यों है फ्रांस के साथ, तो इसको डिकोड करेंगे हम, ठीक है। तो दोस्ती को समझना है तो एक बात याद रखें, रिलेशनशिप हमेशा बराबरी की होती है, ऊपर या नीचे की रिलेशनशिप नहीं होती, वहां होता है सिर्फ धंधा, ठीक है। तो इंडिया फ्रांस के साथ धंधा सिर्फ नहीं करना चाहता, उसके साथ एक अच्छे रिलेशन दिखाना चाहता है, जैसा हमारा रशिया के साथ था। यूएस हमारे साथ कैसा रिलेशन वो आप सबको पता होगा, ठीक है। वो बिल्कुल धंधा चाहता है इंडिया को, ये वो डिस्टर्बेंस करा के, लेकिन फ्रांस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान से डिस्टर्ब करो, इंडिया को डिस्टर्ब हो, उससे ऐसी चीजें वो नहीं करता, ठीक है। तो जब 1998 का जब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट था उस समय भी फ्रांस ने इंडिया को आइसोलेट नहीं किया जैसे यूएस ने उनको किया था। और जो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें भी फ्रांस इंडिया का हमेशा सपोर्ट करता है। आपको पता है जो 5 कंट्री है वो परमानेंट है
और G5 है, तो इंडिया चाहता है G7 बने उसको। और एनएसजी की एंट्री फ्रांस इंडिया को हेल्प करता है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे भी दोनों देशों किसी के गुलाम नहीं है और दोनों देश एकदम से फ्रीडम है। और जो रशिया और यूक्रेन का वॉर था उसमें भी दोनों की बैलेंस पोजीशन थी और इंडिपेंडेंट स्टांस रखा था कि ना हम इसके तरफ है ना हम इसके तरफ है, हम तो यह चाहते हैं कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं हो। फ्रांस नेटो में है फिर भी यूएस से हमेशा एग्री नहीं करता। ठीक है, तो इंडिया जैसी सोच है कि हम डिपेंडेंट है, हम जो चाहेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारे हिसाब से हम बिल्कुल भी नहीं चलने वाले। ठीक है, तो आने वाले समय में इंडिया और फ्रांस के बहुत अच्छे रिलेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो इंडो पैसिफिक जो अपना इंडियन ओशियन है उसमें भी फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरीज हैं, जैसे रियूनियन आइलैंड हो गया, फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया, और नेवी, जहां से नेवी का इंडिया का कोऑपरेशन अच्छा हो सकता है और वहां कनेक्टिविटी आपको बनी रहेगी। भारत 1998 से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और 2026 में स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनने की तैयारी है। तो फ्रांस इंडिया सबसे रिलायबल वेस्टर्न पार्टनर है, तो बिना कंडीशन के बिना लेक्चर्स के इंडिया के साथ खड़ा रहता है। तो ये अपना रिलेशन इतना महत्वपूर्ण है। उसके बाद स्पेशल मेंशन यहाँ के जो अच्छा चीज की थी वो थी पहलगाम जो टेरर अटैक किया था पाकिस्तान ने, उसको भी यहाँ इन्होंने आके कंडेम किया था। ये दिखाता है कि एक देश इंडिया के साथ किस तरह से खड़ा है। मैक्रोन ने अप्रैल 25 में पहलगाम टेरर अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया था। जब टेरर अटैक हुआ था 25 अप्रैल को, अप्रैल 25 में, तभी उन्होंने ट्वीट करके कंडेम किया था। और फ्रांस और जो इंडिया का जो सेल्फ डिफेंस राइट है उसको सपोर्ट किया कि इंडिया को अपने जो भी एक्शन है वो लेने चाहिए क्रॉस जो टेररिज्म हो रहा है उसको रोकने के लिए। और फ्रांस यूएनईसी में इंडिया के खिलाफ किसी रेजोल्यूशन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, फ्रांस यूएनईसी में इंडिया के खिलाफ किसी रेजोल्यूशन को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ क्या था, नहीं करेगा। जो भी इंडिया के रेजोल्यूशन होगा उनको पास कर देगा। ठीक है, और टेररिज्म किसी भी फॉर्म में फ्रांस जीरो टॉलरेंस की भी बात कही कि जो टेररिज्म होता है उसको हम भी किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। जब फ्रेंड असली मुश्किल होते हैं उसमें साथ खड़ा रहता है, तो यही आपकी ट्रू फ्रेंडशिप कहलाती है। और अब बात करेंगे डील की बात। जो पहली डील की बात है वो थी स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स की। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब इन मिसाइल्स को कौन बनाएगा, इंडिया बनाएगा और दुनिया को बेचेगा यहाँ से। और ये मिसाइल्स इसके जो असली हकदार कौन है, स्कैल्प और जो हैमर है वो फ्रांस की मिसाइल्स है जो राफेल जैसे जेट्स में लगती है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और जो सैफरान कंपनी है कहाँ की, फ्रांस की, वो जॉइंट वेंचर करके इंडिया में हैमर इंडिया में ही बनेगी और यहीं से एक्सपोर्ट होगी। मिलकर हैमर मिसाइल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और पुणे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनेगा। ठीक है, काम बनाएंगे ये पुणे में, और जहां इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए ये काम करेंगे और मिसाइल्स बनाएंगे। स्कैल्प मिसाइल्स क्या होती है, ये 500 प्लस किलोमीटर रेंज होती है और ये डीप स्ट्राइक करती है, क्रूज मिसाइल होती है। पहले से ये रफाल पर है। स्कैल्प क्या करती है, ये 500 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है और ये क्रूज मिसाइल या मतलब जो बंकर बस्टर बोलते हैं, जो बंकर को बस्ट कर देती है, वो होती है स्कैल्प। वहीं यदि हैमर की बात करें तो ये 70 किलोमीटर प्लस रेंज की होती है और ये भी एक प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब होता है, जो मतलब विपरीत परिस्थितियों जैसे माउंटेन वॉरफेयर होता है उसमें ये बहुत इफेक्टिव रहता है और इसका बहुत सटीक निशाना लगता है। और जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके बाद जब इंडिया ने रिस्पॉन्स किया तो इन मिसाइल्स का इंडिया ने यूज किया था रफाल में डाल के। ठीक है, तो स्कैल्प और रफाल हैमर ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। और जो हैमर मिसाइल होती है वो जैसे कारगिल जैसी सिचुएशन होती है उसमें बहुत गेम चेंजर रहती है और हाई एल्टीट्यूड प्रिसिजन स्ट्राइक भी वो रखती है। अब ये मिसाइल क्या होगी, इंडिया में बनेगी और इंपोर्ट नहीं होगी और मैन्युफैक्चर भी इंडिया में ही होगा। और लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक करती है स्कैल्प। और हैमर की बात करें, अब ये दोनों इंडिया में बनेगी और आत्मनिर्भर जो डिफेंस है उसको मजबूती मिलेगी। तो पहला पॉइंट याद रखें, स्कैल्प एंड हैमर मिसाइल का जो एग्रीमेंट हुआ। सेकंड डील थी अडानी पोर्ट एंड CGM शिपिंग डील। अब ये होगा कि जो अडानी पोर्ट है, अडानी पोर्ट कौन सा है, मुद्रा पोर्ट आपका, जो मुद्रा पोर्ट कच्छ में है वो, और जो एक फ्रांस का पोर्ट है वो फ्रांस की जो ये CM है, CGM कौन है, ये फ्रेंच नेम है जिसका आप याद मत रखना नाम, मैंने भी इसको देखा था लेकिन वो आपको याद रहेगा नहीं। ठीक है, ये फ्रांस और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी भी है। कौन, CGM। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ यदि इंडिया के किसी पोर्ट का मतलब एग्रीमेंट होता है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो इस CGM है ये पोर्ट चारों तरफ से हर एक कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर शिपिंग कंपनी भी है।
तो इससे ये होगा, जो इंडिया का जो ट्रेड होता है लगभग 95% या मतलब 90% जो ट्रेड होता है वो सी रूट से होता है। तो सी रूट से होगा तो उसमें ये पोर्ट भी हेल्प करेगा, और इससे जो इंडिया और जो इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप का जो कॉरिडोर बनने वाला है IMEC, उसको भी और ज्यादा मजबूती मिलेगी। और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन होगा और पार्ट टर्मिनस जॉइंट ऑपरेशन भी दोनों का होगा। ठीक है, इसका नाम वो मार्शियल पोर्ट भी बोलते हैं, मार्सिले। इस पोर्ट का नाम और भी है मार्सिले, मार्सिले पोर्ट भी इसको बोला जाता है। जो मुंद्रा पोर्ट है उसको ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के भी इसके साथ इनके प्लान्स हैं। और देख सकते हैं इसमें, और 10,000 प्लस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब यहाँ से क्रिएट होगी। और जो यूरोप इंडिया ट्रेड रूट स्ट्रेंथन और मजबूत होगी। जो यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड का रूट है, जो रेड सी क्राइसिस के बाद नई रूट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो कंटेनर लॉजिस्टिक है, कोल्ड चेन है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर भी फोकस रहेगा। ठीक है, तो CMA CGM क्या है? ये फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है। इसने हाल ही में जब फ्रांस दौरा हुआ था तो अडानी पोर्ट के साथ इन्होंने अपनी डील की थी। जो इंडिया का 90% ट्रेड होता है वो बाई सी होता है, और जब एक इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारा सहयोग करती है तो ये आने वाले समय में बहुत गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डील थी। उसके बाद डील नंबर 3 थी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है और रेयर अर्थ है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट में आज भी किसका डोमिनेंस है? चाइना का। किसका डोमिनेंस है? चाइना का। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, मैंने पहले किसी चैनल पे बना रखा था। तो रेयर अर्थ पे पूरा डोमिनेंस है, लगभग दुनिया का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट किसके पास है? चाइना के पास। अब आप सोच रहे होंगे रेयर अर्थ एलिमेंट से क्या होता है? जितनी सारी ये चिप्स बन रही है आजकल, और जो AI का जमाना, जितना भी चिप्स ये सब चीजें बन रही है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक से जितनी और चीजें बन रही है वो सब रेयर अर्थ से मिलती है। और चाइना, मतलब चाइना के पास इतना भंडार है कि इतनी अच्छी प्रोसेसिंग यूनिट है इनके पास, तो वो सारा दुनिया का डोमिनेंस इसके ऊपर है। आज दुनिया, जब अमेरिका से चाइना डरता क्यों नहीं है? इसी कारण है कि उनके पास पूरा मतलब एक पूरी सप्लाई चेन है। तो वो कभी भी जैसे इनकी रेट बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, पूरा डोमिनेंस इसके पास। तो इंडिया, तो आप तो सोच रहे होंगे तो फिर फ्रांस के साथ इंडिया क्यों डील करता, चाइना के साथ करता था? अब देखो यहाँ लॉजिकल चीज यहाँ समझनी पड़ेगी कि फ्रांस का है ना, जो साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीकन रीजन है, उसमें बहुत अच्छी पकड़ है। किसकी? अफ्रीका रीजन। और अफ्रीका आपको पता है मेटल से भरपूर है। तो अब इंडिया अब फ्रांस के साथ मिनरल्स पे डील करके जो अफ्रीका से रिलेटेड जो जितने अच्छे मेटल्स हैं उनको वहां से प्रोसीजर करके इंडिया में यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ ऑफिशियली साइन कर दिया गया। ठीक है, अब ये जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, रेयर अर्थ हो गया, जो ईवी बैटरीज है, आपको पता है ईवी का जमाना आ गया और सारी बैटरी इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती है। और डिफेंस के लिए भी जरूरी है, जितनी भी मिसाइल्स बनती है, हेलीकॉप्टर्स बनते हैं, या जितने भी जेट्स बनते हैं, ये सारा में सभी में आपको पता है रेयर अर्थ एलिमेंट का यूटिलाइजेशन होता है। और इंडिया अभी इन मिनरल्स के लिए चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है। ये डील उसको काउंटर कर सकती है। और फ्रांस के अफ्रीकन जो कनेक्शन है उसके थ्रू इंडिया सप्लाई चेन को और ज्यादा एक्सेस मिलेगी। अफ्रीका में बहुत अच्छा मतलब इसकी पकड़ है, किसकी? फ्रांस की। और जॉइंट एक्सप्लोरेशन इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। अब थर्ड याद रहेगी आपको, जो क्रिटिकल मिनरल्स है और रेयर अर्थ है उस पे इंडिया डोमिनेंस जाएगा। ठीक है, अगली डील रहेगी कि न्यूक्लियर एनर्जी, और ये आपका था जैतपुर। जैतपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जैतपुर महाराष्ट्र में, और ये भी फ्रांस के सहयोग से बन रही है। तो जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट है वो इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, और अरेबियन सी कोस्ट पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा देख सकता है कि जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट हाल ही में चर्चा है, ये कहाँ पे है? तो ये आपके रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें क्या होगा? 6 EPR रिएक्टर्स लगेंगे, जो फ्रांस की सहायता से, यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर इसको बोलते हैं। और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 9900 मेगावाट, 9900 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी। और इंडिया का और दुनिया के सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनने जा रहा है। कौन सा? जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वो भी किसके सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग से। और इसके जो भी 70% कंपोनेंट्स है वो इंडिया में बनेंगे। और मैक्रो विजिट में कॉमर्शियल टर्म्स और टाइमलाइंस पर इसके रिन्यूड फोकस होगा। जब अभी इनका विजिट हुआ था तो इस पे फिर से इसमें क्या क्या चीजें जरूरत है तो वो आप यहाँ फ्रांस दे सकता है। ठीक है, और इंडिया को 2030 तक नेट जीरो टारगेट्स हैं, और इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एक क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है।
और जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन रिन्यूड किया गया और इंडिया और फ्रांस में न्यूक्लियर पार्टनरशिप और ज्यादा अभी मजबूत होगी। और जो इसकी कॉस्ट है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और ये किसके सहयोग से बन रहा है? जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रांस की मदद से बन रहा है। ये प्लांट बनने के बाद इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी में एक सबसे बड़ा पावर भी बन सकता है। ठीक है, तो जैतपुर आपको याद रखना कहाँ पे है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। अगली डील है एआई कोऑपरेशन एंड ईयर ऑफ इनोवेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया फ्रांस का फ्यूचर डील है और इनोवेशन 2026 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मुंबई में इन्होंने इनोग्रेशन किया था। तो जॉइंट कमिटमेंट था कि सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई हमको बनानी है, इसलिए इन्होंने जो अभी एआई समिट था वहां विजिट किया था। और इन्होंने खुद की, मोदी जी और इनकी आप खुद की एआई पिक्चर भी इन्होंने रिलीज की थी, जो आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। और जो इंडिया और फ्रांस का इनोवेशन है वो नेटवर्क लॉन्च किया गया था, स्टार्टअप, रिसर्चर्स एंड इंडस्ट्री को और ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। उसके अलावा जो एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लीन टेक, सब में जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो जो अपनी इंडिया के आईआईटीज है और फ्रांस के जो ग्रांट्स है कॉलेज के बीच भी रिसर्च कोलोब्रेशन एक्सपेंड भी होगी। इंडिया और फ्रांस सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेब्लिश भी होगा। और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 2.5 लाख प्लस प्लेजेस का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। इतनी सारी शर्तें हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा कोई मतलब काम करने के लिए प्लेजेस किए गए हैं। ठीक है, कि भाई इंडिया के लिए ये होगा, ये डील्स हो गई, वो ये सब चीजें। ठीक है, तो फ्रांस और इंडिया दोनों चाहते हैं कि एआई चाइना या यूएस का मोनोपोली नहीं बने, बल्कि एक डेमोक्रेटिक एआई के रूप में आगे बढ़े। अगली डील है स्पेस कॉर्पोरेशन में, जो इंडिया की इसरो और जो फ्रांस की सीएनएस फुल फॉर्म है सेंटर नेशनल डी एट्यूपिडेट्स स्पेटियल्स, ये मतलब फ्रेंच नाम है, जो फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है। इन्होंने क्या किया? तृष्णा सैटेलाइट मिसाइल, जो तृष्णा सैटेलाइट मिशन है उसमें थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग क्लाइमेट चेंज ट्रैकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तृष्णा, ये याद रखना, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा। और जब आप इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिस कर देंगे। तो तृष्णा किसके लिए छोड़ा गया था? जो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए और क्लाइमेट चेंज को ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया? तृष्णा। और वो भी किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। उसके अलावा ओशियन सेट और सरल मिशन पर भी कंटिन्यूटी कोलैबोरेशन इंडिया के साथ रहेगा। और सरल मिशन जो इंडिया का, और ओशियन सेट भी, ये भी फ्रांस का है। तो फ्रांस के 3 हो गए, ओशियन सेट, सरल और तृष्णा पर भी फ्रांस की वो कोलैबोरेशन अभी भी है। जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस प्रपल्सन, अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी में भी सहयोग रहेगा फ्रांस की तरफ से। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फ्रांस और इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स को कनेक्ट करने की एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया। क्वांटम और एआई स्पेस एप्लीकेशन में यूज करने का भी एक जॉइंट रिसर्च बनेगा। स्पेस में इंडिया फ्रांस की दोस्ती डिकेड्स पुरानी और अब और डीपर हो रही है। जो इंडिया का गगनयान मिशन है और जो फ्रांस का ट्रेनिंग सपोर्ट है, वो इंडियन एस्ट्रोनॉट को बेनिफिट मिलेगा। जो गगनयान मिशन में जो भी भागीदारी ले रहे हैं उसमें जो भी ट्रेनिंग के सपोर्ट चाहिए वो आप फ्रांस से ले सकते हैं। ऐसी भी डील हुई थी। ठीक है, और उसके अलावा जो डील नंबर 7 थी वो थी आपकी H125 हेलीकॉप्टर। ये कहाँ पे, इसकी फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? ये किसके सहयोग से बनेगी? एयरबस प्लस टाटा की। और ये कहाँ पे? कोलार कर्नाटक में इसकी फैक्ट्री लगेगी। कोलार कर्नाटका में। ठीक है, तो कोलार कर्नाटक में H125 हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री लगा दी टाटा और एयरबस के सहयोग से। तो एयरबस कहाँ की है? फ्रांस की कंपनी। और ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसे AS-35 नाम से जाना जाता है। और ये कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। और ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी लैंड कर चुका है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का, आपको पता है, जो पाकिस्तान जो टेरन है ना, वो बिल्कुल ऐसे पहाड़ी टेरन है। ठीक है, तो उसमें ऐसे हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडिया अभी खुद यहाँ प्रोड्यूस करेगा और 2027 तक लगभग पहली डील भी, जो पहला एयर का हेलीकॉप्टर है, वो भी इंडिया को मिल सकता है। ये डील भारत में फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की योजना है, जिससे रोजगार के भी इंडिया में अवसर बढ़े। और ये हिमालय जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी रूप में काम कर सकता है। कौन? H125। ये अपने आप में सीधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। H125 हेलीकॉप्टर कौन सी 2 कंपनियां बना रही थी? एयरबस प्लस टाटा। अगली डील की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की, जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन है, ये भी अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ एमओयूज जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं उनके बीच हुए थे। तो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लस फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के बीच में भी हुए थे कुछ एग्रीमेंट्स, जिसमें था कि सोलर एंड विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, सब में एक डीपर कॉपरेशन बनाएंगे हम। इंडिया का जो टारगेट है 500 मेगा गीगा, 500
जो गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है बाई 2030। तो हाल ही में अभी आपको पता है एक और ब्रिटेन के साथ भी इंडिया का समझौता हुआ था रिलेटेड टू द जो ऑफशोर विंड टेक्नोलॉजी थी उस पे इंडिया ब्रिटेन के साथ भी कर रहा है और बहुत सारे देशों के साथ भी कर रहा है, लेकिन फ्रांस के साथ भी एक्सपर्टीज इंडिया को ट्रांसफर होगी। जो भी ऑफशोर विंड टेक्नोलॉजी है, जो भी मतलब तटीय क्षेत्र है उस पर किस तरह से विंड और जो विंड मशीन्स होती है उनको कैसे अच्छी तरह से डिजाइन किया जा सकता है, ये चीजें भी जो इसकी एक्सपर्टीज है वो इंडिया को ट्रांसफर करेगा। कौन? फ्रांस। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों कंट्रीज की कॉमन प्रायोरिटी भी रहेगी। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका दिल्ली में। और जो इंडिया लेड फ्रांस टू को फाउंडर और फ्रांस इसका कौन है? को फाउंडर है, और इसको भी और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट गोल्स प्लस एनर्जी सिक्योरिटी दोनों एक साथ देखने को मिल सकती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फ्रांस का भी सहयोग रह सकता है, मेनली ऑफशोर विंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी दोनों देश एक साथ आएंगे। उसके अलावा अगली डील है डील नंबर 9, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट रिन्यूएबल। जो डिफेंस में सहयोग कर सकते हैं, अपनी टीमें वहां जा सकती है, उनकी यहाँ आ सकती है। तो ये भी 10 साल के लिए 10 ईयर का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको भी रिन्यू किया गया है। रिन्यू किया गया मतलब आर्मी से आर्मी डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। तो इंडिया फ्रांस का मुख्य डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो फॉर्मली अभी रिन्यू हो गया, मतलब अगले 10 साल के लिए वापस से काम कर लेगा। 2026 में ये ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा, जैसे इंडिया के ऑफिसर वहां जाएंगे और फ्रांस के यहाँ आएंगे और अपने आप एक दूसरे की किस तरह से वर्किंग करते हैं वो सारी सिचुएशन भी जान पाएंगे। और इससे जॉइंट एक्सरसाइज भी होगी, ट्रेनिंग भी साथ में होगी, डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट भी होगी और एक कुछ एग्रीमेंट भी हो गए। अब जो फ्रेंड्स है वो सिर्फ वेपन्स डील में नहीं, मिलिट्री ब्रदरहुड में भी रहेगी। और दोनों आर्मीज है वो एक दूसरे की वर्किंग स्टाइल को भी समझेगी। अगला क्वेश्चन है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो डीटी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो एक एग्रीमेंट हुआ था इंडियन कंपनीज को, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इससे ये होगा जो इंडियन जो कंपनी होती है, अब एक ही इनकम पर दो देशों में अभी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक इनकम में दोनों टैक्स यहाँ से वहां की चीजें आराम से बेच सकते हैं। यहाँ भी टैक्स देना पड़ता है और वहां भी टैक्स देना पड़ता है, डबल टैक्स लग जाती है। अभी ये कि दोनों में से किसी एक को टैक्स देना पड़ेगा आपको। इससे जो फ्रेंच इंडियन बिजनेस है वो फ्रेंच बिजनेस इंडिया में आसानी से इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे जो आईटी कंपनीज होती है, फार्माज होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन सब सेक्टर्स में इसको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा इंडिया फ्रांस जो बायलेटरल ट्रेड है वो अभी 20 बिलियन तक पहुंचाना आसान होगा। और जो अभी $20 बिलियन है, अभी हाल ही में लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास है, इसको हम पहुंचाएंगे कितना? $20 बिलियन के पास। ठीक है, तो जो अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में जो $20 बिलियन पहुंचाने का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट 10 डील्स थी। उसके अलावा एक और था कि अभी G7 समिट भी कहाँ हो रहा है? फ्रांस में। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन रहेगा G7 में कौन कौन से कंट्रीज है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है, और प्लस अफ्रीका समिट के लिए भी इन्होंने इन्विटेशन दिया है। फ्रांस 2026 में क्या करेगा? G7 होस्ट करेगा और मोदी को स्पेशल इन्वाइट किया है। उसके अलावा अफ्रीका फॉरवर्ड समिट जो मई 11 से 12 2026 नैरोबी में है, वहां पे इंडिया को क्या बनाया गया? को पार्टनर बनाया गया है, जो अफ्रीका फॉरवर्ड समिट है वहां पे। और इंडिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस के फ्रांस के एक्टिवली प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा इंडिया और फ्रांस का ट्राइलेटरल एनर्जी, एआई, हेल्थ और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे कोऑपरेशन आपको देखने को मिले। और इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। ऐसी चीजें हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में लाते रहते हैं और ऐसे इंटरेक्टिव टॉपिक के साथ आपको डिस्कशन करते रहते हैं। अब हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।